दोस्तों, इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और ये कहानी एक डिटेक्टिव इतेत्सु गोदाई की है, जिसका सीनियर हिडाका उसकी कॉन्शियसनेस को टाइम में पीछे भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि वो उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक विक्टिम के अंदर ही भेज सकता है, तो उसको पास्ट में जाके सारे केसेस को सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उन्हें चेक कर लो, जिससे वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिडाका रूम से बाहर आ रहा होता है और तभी सामने से इतेत्सु आ जाता है। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर उससे रूम के सीक्रेट के बारे में पूछता है। हिडाका कहता है कि वो कुछ छुपा नहीं रहा है, क्योंकि इस रूम में वो सारे वर्स्ट केसेस के मटेरियल को स्टोर करता है, बल्कि मेट्रोपॉलिटन के कुछ ही पुलिस ऑफिशियल्स को अंदर जाने की परमिशन है, लेकिन अभी तक तुमने वो क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया है। इतेत्सु उससे उस सीक्रेट एनवेलप के बारे में पूछता है जो मुराकामी हारुका के फादर ने उसे दिया था। हिडाका कहता है कि वो बस मुझे हारुका की रीसेंट सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहे थे, क्योंकि मैंने उसकी स्पिरिट के साथ कुछ टाइम बिताया था, तो इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी कि क्या वो ऑल्टरनेट फ्यूचर में अच्छी जिंदगी बिता पा रही है कि नहीं। फिर बाद में मुझे जान की बड़ी हैरानी हुई कि उसके 5 बच्चे भी हैं। चलो अच्छा है कि वो अब एक अच्छी माँ है। इतेत्सु उससे शिजुका और हारू के बारे में पूछता है, तो हिडाका उससे कहता है कि एक्चुअली में उसे भी नहीं पता था कि हारू एक्चुअल कल्प्रिट है और अब उसे फिर से सीरियल किलर कार्ड बनाने पड़ेंगे। इस पे इतेत्सु पूछता है कि मैंने जब हारू को अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था तो उसने रिप्लाई किया था कि तुम्हारे पास भी वैसी ही पावर है, जिस पे हिडाका शांत हो जाता है और फिर बोलता है कि बूढ़े लोगों की इमेजिनेशन बहुत ही अजीब होती है, इसलिए तुम्हें उसकी बातों के बारे में सीरियस नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने शिजुका का नाम कल्प्रिट से हटाकर मरने वालों की संख्या भी हाफ कर दी, जो कि 50 से ऊपर होनी चाहिए थी, और ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि मैं तुम जैसे रिसोर्सफुल पार्टनर को धोखा दूं। और हिडाका उसकी कोई बात का सीधा आंसर ना देके वहां से निकल जाता है। अगले दिन इतेत्सु की छोटी बहन योत्सुहा छुट्टी के दिन उससे शॉपिंग पे चलने को कहती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताकर मना कर देता है। योत्सुहा के कई बार इंसिस्ट करने पर वो उससे पूछता है कि अगर हमारी फैमिली फिर से वापस आ जाए तो क्या तुम खुश होगी। ऐसा क्वेश्चन सुन के योत्सुहा थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है कि बिल्कुल वो खुश होगी, लेकिन फिलहाल के लिए बड़े भाई तुम ही मेरी फैमिली हो। अगले दिन इतेत्सु कावानोकुनी हॉस्पिटल में जाता है। अब नए फ्यूचर में गेमिंग कंसोल में ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से सबको पता चल गया था कि अकाई हारू असली कल्प्रिट थी, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि उसका मास मर्डर करने का असली रीजन क्या था। इंसिडेंट के बाद डायरेक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। माइजो शिजुका ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसका प्रायश्चित किया और हॉस्पिटल को भी बंद हुए 13 साल हो गए। इतेत्सु को हॉस्पिटल में शिजुका दिखती है, क्योंकि उसे किसी क्राइम की सजा नहीं मिली थी, इसीलिए उसने इस हॉस्पिटल में जॉब पकड़ ली। और अब हो सकता हो कि हिडाका इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, जैसे उसने हारुका मुराकामी के फादर को किया था। शिजुका उसे पहचानती नहीं थी, तो वो उससे हॉस्पिटल आने का रीजन पूछती है, जिसपे वो उससे पर्सनली बात करने को कहता है। तभी पीछे कोई लड़की गिर जाती है। शिजुका उसे किनोशिटा नाम से एड्रेस करती है, तो तभी इतेत्सु समझ जाता है कि ये वही छोटी लड़की है जिसने उसकी हॉस्पिटल में हेल्प की थी। इतेत्सु उसे देख के खुश होता है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। बाहर रोड पे स्मोकिंग करते टाइम उसके पीछे कोई अननोन आदमी पिस्टल लगा के कहता है कि मेरी एक ही डिमांड है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट टाइमलाइन के साथ कोई भी छेड़खानी मत करो, और अगर तुम समझ गए हो तो ग्रीन लाइट होने पे चुपचाप निकल लो। वहां से हटने के बाद इतेत्सु पलट के देखता है तो वो आदमी वहां से चला गया होता है। वो समझ जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही सेफ नहीं है। इतेत्सु हिडाका के पास वापस आया था, एक और केस टैकल करने के लिए तैयार, लेकिन कल के इवेंट्स उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसको खा रहे थे। क्या हिडाका का इसमें कोई हाथ था? अभी के लिए उसने ये ख्याल डिसमिस कर दिया। वैसे भी अगर वो हिडाका से पूछता तो वो जवाब नहीं देता। प्रायोरिटी थी मैक्सिमम केसेस सॉल्व करना, अपने फैमिली के मर्डर के सच के थोड़े और करीब जाना। नेक्स्ट कार्ड एक 2011 के सीरियल किलर का था, कोसाका जुनोसुके, जिसको लोग जानते थे ब्रेन वॉशिंग पपिटियर के नाम से। जुनोसुके ने 2 फैमिलीज टोटल 9 लोगों को कन्फाइन किया था और उनकी डेथ अरेंज की थी बिना खुद हाथ लगाए। मैनिपुलेशन से उसने पूरी फैमिली के सभी एक्शंस को कंट्रोल कर रखा था और अंत में उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, क्योंकि उन्हें वायलेंट टॉर्चर का डर था। अपनी वाइफ क्योको के साथ मिलकर जुनोसुके ने मर्डर को एक ड्रामा बना दिया था, एक ट्विस्टेड शो जहां फैमिली सर्वाइवल के लिए लड़ते थे और वो स्माइल करते हुए देखता था। हैरानी की बात यह थी कि क्राइम टोक्यो में एक ऑर्डिनरी अपार्टमेंट में हुआ था और पड़ोसियों को कानो कान खबर भी नहीं हुई, लेकिन जो बात इतेत्सु को खींचती थी वो ये थी कि इन केसेस का उसके अपने फैमिली के मर्डर साइट के क्लोज होना। क्या दोनों में कोई कनेक्शन था? उसकी फैमिली का मर्डर 2010 में हुआ था और जुनोसुके 2011 के एंड में अरेस्ट हुआ था, तो हो सकता हो कि दोनों क्राइम किसी एक क्रिमिनल ने ही किए हो। इतेत्सु जुनोसुके को रोकने के लिए डिटरमाइंड था। उसने हिडाका को बेरली नोटिस किया, जो फिंगर गन बना के उसकी तरफ पॉइंट करके बैंग विस्पर कर रहा था, और फिर अगले ही पल कंफ्यूज्ड इतेत्सु अपने आप को एक क्लासरूम में पाता है, क्योंकि वो अब टाइम में बहुत पीछे आ चुका था। उसने विंडो के मिरर में खुद को देखा कि वो एक टीचर की बॉडी में है, और वो इसीलिए सरप्राइज हो गया था कि रिपोर्ट्स में कोई विक्टिम टीचर नहीं था। उसका एक स्टूडेंट उसके सरप्राइज होने का रीजन पूछता है, तो तभी पीछे से आवाज आती है कि सभी
हंसना बंद करो और ताकासुगी सेंसे आप हमारी चिंता मत करिए और एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। ये सब सुन के सभी स्टूडेंट्स उसकी मैच्योरिटी की तारीफ करते हैं और तभी इतेत्सु उसे पहचान जाता है कि वो कोसाका जुनोसुके है। इतेत्सु सोचता है कि वो 2011 की बजाय और पीछे कैसे चला गया, क्योंकि जुनोसुके का बचपन में कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं था। वो सामने टेबल पे रखे फ्लावर्स के बारे में पूछता है। उसका एक क्वेश्चन सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट असामी के एक्सीडेंट के बाद उसे श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे वो फ्लावर्स रखे थे और ये बात इतेत्सु को पता नहीं थी। लेकिन बच्चों के कहने पे वो फिर से क्लास रिज्यूम कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद ही हाई स्कूल ग्रेजुएटेड था। मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जापान में हाई स्कूल ग्रेजुएट पुलिस में नौकरी कर सकता है। इतेत्सु की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी क्लास की बेल बज जाती है और वो वहाँ से तेजी से निकल लेता है। उधर कुछ स्टूडेंट्स जुनोसुके से हाथ जोड़ के अपने करियर पे गाइडेंस मांगते हैं, जिसका मतलब उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। टीचर्स लॉन्ज में इतेत्सु अपना आईडी कार्ड देखता है, जिसमें टीचर का नाम ताकासुगी यूया होता है, जिसकी एज 24 थी और कैलेंडर में डेट थी 1986, जिसका मतलब वो 25 साल और पीछे आ गया था। लेकिन हिडाका ने उसे जुनोसुके के बचपन में क्यों भेजा, ये सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। पीछे से दूसरा टीचर स्मोकिंग करते हुए उसके पास आता है, जिसे देख के इतेत्सु उसे सिगरेट मांगता है। लेकिन स्मोक करने पर वो खांसने लग जाता है, क्योंकि जिस बॉडी में वो था उसके लंग्स स्मोकिंग को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो दिमाग पे जोर लगाता है कि जुनोसुके के हाई स्कूल के क्राइम का कोई रिकॉर्ड उसे याद आ जाए। लेकिन इसके एकदम उल्टा सभी लोग जुनोसुके की तारीफ कर रहे थे। हिडाका उसे सिर्फ विक्टिम्स की बॉडी में ही भेज सकता था और उसे किसी टीचर की डेथ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत ही कंफ्यूज था। तो वो जुनोसुके की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए निकल पड़ता है। वो एक टीचर से उसके बारे में पूछता है, तो वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्ही ने बताया था कि एक्सीडेंट के बाद जुनोसुके ने ही सबको रिकवर करने में हेल्प की। इतेत्सु उससे एक्सीडेंट की रिपोर्ट मांगता है, जिसमें हम असामी यूको को देखते हैं, जो रात को अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पूल में गई थी और गलती से स्विमिंग पूल में गिरकर मर गई। लेकिन उसके दोस्तों में जुनोसुके का नाम नहीं था। फिर वो बच्चों से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, तो वो लोग फिर से उसको बताती हैं कि आसामी ने उन्हें रात में स्कूल में बुलाया था और उसके पहले वो एक कल्ट से ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसको आधी रात के टाइम एक इविल स्पिरिट की फोटो लेनी थी, क्योंकि उसको बेच के वो अच्छे पैसे कमा सकती थी। लेकिन हम लोग गलती से उससे अलग हो गए और जब तक हमें पता चला वो पूल में डूब गई थी। और र्यूमर्स ये भी है कि पूल की स्पिरिट ने ही उसे पानी में खींच लिया था। इविल स्पिरिट का नाम सुन के उसका मन नहीं मानता, लेकिन हिडाका की पावर्स देखने के बाद वो कुछ कह भी नहीं सकता था। वो उनसे पूछता है कि क्या वो जुनोसुके को डेट कर रही थी, जिसपे वो शॉक्ड हो जाती हैं कि वो ऐसा सवाल पूछ कैसे सकते हैं। क्लास के बाहर एक स्टूडेंट ये सब सुन रही होती है। इतेत्सु सोचता है कि उसके और जुनोसुके के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यानी कि टीचर क्यों मारा जाएगा। पीछे से वही स्टूडेंट तानीगुची आके उससे बात करने को कहती है। फिर वो दोनों स्कूल की छत पे चले जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सब एक स्पेक्यूलेशन था। हम दोनों सेकंड ईयर में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हम लोगों को रीडिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन जब से वो जुनोसुके से मिली थी, तब से वो पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसे ऑकल्ट यानी तंत्र मंत्र, काला जादू, आत्माओं के बारे में बहुत कुछ पता था और शायद वो इसी से इन्फ्लुएंस हो गई थी। इतेत्सु उनकी डेटिंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो कुछ जरूरी चीज बताने ही वाली होती है कि पीछे से 2 स्टूडेंट्स उसकी हेल्प मांगने के लिए आ जाती हैं और उसे जबरदस्ती नीचे ले जाती हैं। पर जाते टाइम वो इतेत्सु को स्कूल जाने के बाद मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बातों से कंफर्म हो जाता है कि असामी और जुनोसुके कनेक्टेड हैं और वही जुनोसुके छत पे लेट के सब सुन रहा होता है। अगले सीन में एक शॉपिंग सेंटर में मैप की हेल्प से इतेत्सु घर का रास्ता खोज रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि तानीगुची स्कूल के बाद उससे मिलने नहीं आई थी। सामने एक लड़का और लड़की लड़ रहे होते हैं। वो उस लड़की को बचाने जाता है तो लड़का उस पर अटैक करता है, जिसपे वो इजिली उसे डॉज करके उसका हाथ मोड़ देता है और वो लड़का वहां से भाग निकलता है। वो लड़की उससे इंप्रेस होकर उसकी तारीफ करती है और अपना नाम सातोमी और स्कूल ईस्ट मुसाशी बताती है। वो उससे कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगी। वो उससे सिगरेट मांगता है। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। वहां वो उससे जुनोसुके के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसने नॉर्थ मुसाशी में पढ़ने वाली एक फ्रेंड से उसके बारे में सुना था, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उससे जुनोसुके के बारे में पूछने का रीजन पूछती है, जिसपे वो कहता है कि उसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे वो फ्यूचर चेंज कर सके। ये सुन के वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वो ये अश्योर करती है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। घर आके इतेत्सु सोचता है कि आसामी को पक्का जुनोसुके नहीं मारा होगा और तानीगुची को एग्जैक्ट रीजन पता होगा, और अगर मैं उसे अभी क्राइम करने से रोक लूं तो फ्यूचर में वो मर्डर नहीं कर पाएगा और शायद मेरी फैमिली भी बच जाए। अगले दिन स्कूल में जुनोसुके इतेत्सु से उसका हालचाल पूछता है।
तो वो अपने आप को एकदम सही बताता है, जिसपे जुनोसुके कहता है कि वो सब कुछ देख सकता है और उसको इस समय इतेत्सु के अराउंड एक ब्लैक ऑरा दिख रहा है, जिसका मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है। इतेत्सु उसे मन ही मन गरिया रहा होता है, लेकिन तभी स्कूल की छत से तानागुची सीधे नीचे आकर गिर जाती है और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें छत से एक सुसाइड नोट मिलता है, तो वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि एक सुसाइड था। इतेत्सु उनसे कहता है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर छत से कोई खुद कूदेगा तो उसके पैर नीचे के साइड होंगे, लेकिन अगर कोई किसी को धक्का देगा तो उसका सर नीचे होगा। पुलिस उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और एक ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। इतेत्सु सुसाइड नोट को भी फेक बोलता है और उसकी भी जांच करने को बोलता है। पुलिस उसको वहां से जाने को बोलती है और दूसरा टीचर वहां आके उसे इमरजेंसी असेंबली के लिए बुला लेता है, जहां सभी लोग शोक मना रहे होते हैं। क्लासरूम में सभी लोग तानीगुची की सुसाइड की बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि सेम इविल स्पिरिट ने उसकी जान ले ली और कोई कहता है कि एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से उसने ऐसा किया। इतेत्सु मन ही मन सोचता है कि उसे जुनोसुके और आसामी के सीक्रेट का पता था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। उधर जुनोसुके क्लास में अनाउंस करता है कि तानीगुची आसामी के साथ इस समय हेवन में है, इसीलिए हमें सिंसियरली दोनों के लिए प्रे करना चाहिए। इतेत्सु सुन के जुनोसुके पे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि एक्सीडेंट वाले दिन तुमने ही कहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, जरूर तुमने ही कुछ किया है। अचानक से इतेत्सु को कोई पैर लगाकर गिरा देता है। वो पलट के पूछने लग जाता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तो जुनोसुके कहता है कि गुस्से की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो उस दिन बल्कि आपके सामने ही खड़ा था, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इतेत्सु समझ जाता है कि उसने बिना हाथ लगाए मर्डर करना सीख लिया है। 2011 में उसने 9 लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें आपस में एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया था। तब उसकी वाइफ ने उसका साथ दिया था, क्योंकि हो सकता है कि कई साल तक उसने उसका भी ब्रेन वॉश किया हो, और ये भी हो सकता है कि क्लास ही में कोई जुनोसुके का साथी हो जिसने आसामी और तानीगुची दोनों का ही मर्डर किया हो। सबसे पहला शक तो उन तीनों पे जाता है जो आसामी के साथ उस रात स्कूल में थी, लेकिन स्कूल के बच्चों के हिसाब से जब तानीगुची छत से गिरी तब वो तीनों क्लास ही में थे। आधे स्टूडेंट्स पे शक नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो क्लास में थे, और अब आधे बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता, और तानीगुची को मारने वाला उन्हीं में से कोई एक है, और शायद जुनोसुके स्कूल के बाहर किसी से मिलने जाता हो, क्योंकि अब ये लोग शायद मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। रास्ते में पेड़ पे उसे सातोमी मिलती है जो जुनोसुके की पिक्चर्स ले रही होती है, जिससे उसका सीक्रेट पता चल जाए। तभी वहाँ जुनोसुके आ जाता है और सीक्रेट के बारे में पूछता है, जिसमें सातोमी वहाँ से निकल लेती है। इतेत्सु कहता है कि वो लोग उसके पॉपुलैरिटी के सीक्रेट का पता लगा रहे थे। जुनोसुके कहता है कि अगर तुम इतना दूर मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए हो तो इसका मतलब आप उसी बात के पीछे हो, जिसपे इतेत्सु थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर कहता है हाँ हाँ वही बात है, जिसके बाद जुनोसुके उसे अपने घर ले जाता है। इतेत्सु समझ जाता है कि जरूर जुनोसुके और टीचर यानी ताकासुगे के बीच में कोई बात रही थी, इसलिए वो उसे इजीली अपने घर ले गया। घर पे उसकी मदर इतेत्सु को ग्रीट करती है। उन्हें लगता है कि शायद आज होम विजिट डे है, लेकिन वो दोनों इस बात को मना कर देते हैं और फिर ऊपर रूम में चले जाते हैं। जुनोसुके की अलमारी में ब्लैक मैजिक, एस्ट्रोलॉजी, डिमोनोलॉजी जैसी बुक्स होती हैं, जिन्हें इतेत्सु ध्यान से देख रहा होता है। जुनोसुके उससे इतने ध्यान से देखने का रीजन पूछता है, तो इतेत्सु मन ही मन सोचता है कि बाकी क्रिमिनल्स की तरह इसका बचपन एकदम नॉर्मल फैमिली में बीता है, चलिए सीरियल किलर कैसे बन गया। अगर इसका आंसर इस एरा में है तो इसका मतलब हिडाका ने जानबूझ के मुझे जुनोसुके के बचपन में भेज दिया। तभी उसकी नजर वहां लगी एक पेंटिंग में जाती है, जिसके बारे में जुनोसुके बताता है कि ये फोटो मेरी फेवरेट है और ये मेरे फादर ने ली थी। एक टाइम पे वो जर्नलिस्ट बन के पूरी दुनिया घूम रहे थे और मैंने सुना था कि वो वॉर जोन्स में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये फोटो देख के मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डोमिनेट करते हैं और दूसरे जो डोमिनेट होते हैं, जैसा कि आप और मैं। इतेत्सु कुछ समझ नहीं पाता और तभी जुनोसुके उसको एक एनवेलप देता है और बदले में कोई चीज मांगता है। इतेत्सु शांत होकर एनवेलप को खोलता है तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। जुनोसुके कहता है कि इसमें 2 लाख येन है, जैसा कि हमारी डील हुई थी। इतेत्सु समझ जाता है कि इसके और टीचर के बीच कोई डील हुई होगी, तो ये भी बैग से सामान निकालने का नाटक करता है और फिर बहाना बना देता है कि वो सामान घर पर ही भूल गया। जुनोसुके फिर उसे अगली बार सामान लाने को कहता है। घर पहुंच के इतेत्सु उसी सामान को अलमारी में ढूंढता है तो उसे आसामी की कुछ सीक्रेट पिक्चर्स मिलती हैं और एक में जुनोसुके भी उसके साथ होता है। वो रात में स्कूल में अपने डेस्क पे ही बैठा सोच रहा होता है कि जुनोसुके की जो हेल्प कर रहा है वो शायद इस स्कूल का है ही नहीं और उसके लिए दूसरे क्लास और स्कूल को इन्वेस्टिगेट करना भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए जुनोसुके अपनी अगली चाल तो चलने ही वाला होगा, तो इसीलिए उसे सबसे पहले उसके साथी को खोजकर उसके ब्रेन वॉशिंग को अंडू करना होगा, जिससे पुलिस आसामी और तानीगुची दोनों के केसेस को री इन्वेस्टिगेट करे। आसामी के डेथ को 49 डेज हो गए होते हैं और काफी रात हो जाने पर इतेत्सु स्कूल से निकलने का सोचता है। वो हाथ में कॉफी का कैन लेकर बाहर निकलता है तो उसे पूल के पास आवाज आती है और जब वो पूल के पास देखने जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली
भूली रह जाती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास का ही ब्रेन वॉश हो गया होता है। तभी जुनोसुके वहां के कहता है कि आसामी की डेथ को आज 49 डेज हो गए हैं। बुद्धिज्म में जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको यम हर 7 दिन जज करते हैं और 49 डे पे ही डिसाइड होता है कि क्या वो आदमी स्वर्ग जा पाएगा कि नहीं। और आज फाइनल दिन है, क्या आसामी स्वर्ग जा पाएगी? इसका आंसर उन फोटोज में है जो मैंने अभी तुम सबको दी है। ये फोटो मैंने कल ही ली, जिसमें तुम सभी लोग आसामी का गोश्त दे सकते हो और उसको देख के लग रहा है कि ये स्वर्ग नहीं जा पाएगी। उधर ही तेत्सुई देख के समझ गया होता है कि पूरी क्लास ब्रेन वॉश हो गई है, जिसकी वजह से वो किसी एक पर्सन को उसका साथी नहीं समझ पा रहा था और इन सभी लोगों ने मिल के ही तानीगुची को मार दिया था। इसलिए ये सभी लोग शक के दायरे में नहीं आए। उधर जुनोसुके इन सभी से कहता है कि भले ही आसामी को इस पूल की बुरी आत्मा ने अंदर घसीट लिया था, लेकिन उसमें हम सब बराबर के भागीदारी हैं, क्योंकि हम सभी लोग उसको बचा नहीं पाए और अगर वो स्वर्ग नहीं जा पाई तो हम लोगों को उसका कर्ज झेलना पड़ेगा। तभी एक स्टूडेंट जुनोसुके से कहता है कि उसने सुना था कि जब तानीगुची छत से गिरी थी तो वहां पे क्लास बी के एक स्टूडेंट ने आसामी की आत्मा को देखा था। इस पे जुनोसुके उन सबको डराता है कि आसामी ने ही तानीगुची को मारा है और अगर हम लोग जल्दी नहीं एक्शन लेंगे तो अगला हम में से कोई एक मर सकता है। और आसामी हम लोगों से वैसे ही नफरत करती थी, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ग्रेट पावर से तुम सभी लोगों को बचा सकता हूँ। फिर जुनोसुके अपने दोनों हाथों को ऊपर करके हेलीज कॉमेट से प्रे करता है और बाकी स्टूडेंट्स भी उसे मिरेकल स्टार कह के बुलाते हैं, क्योंकि हेलीज कॉमेट हर 76 साल में एक बार अर्थ के पास आता है। इतेत्सु को याद आता है कि इसके रूम में भी मैगजीन थी जिसमें हेलीज कॉमेट के बारे में लिखा हुआ था। जुनोसुके तानीगुची पे इल्जाम लगाता है कि उसने कभी इस रिचुअल में पार्ट नहीं लिया था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन तुम सभी लोग इसमें पार्ट ले रहे हो तो तुम लोग सेफ हो, क्योंकि हेलीज कॉमेट से कॉस्मिक एनर्जी इस समय तुम लोग के ऊपर बरस रही है। इसीलिए अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी रिसीव करो, क्योंकि तभी तुम लोग शैतानी शक्तियों को दूर कर पाओगे। और इसी कॉमेट की 10 साल तक पूजा करने की वजह से ही मेरे पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। उधर स्टूडेंट्स भी यही बिलीव कर रहे होते हैं कि जुनोसुके सिर्फ चम्मच ही नहीं बेंड कर सकता था, बल्कि वो अपनी शक्तियों से टेस्ट में सही आंसर्स भी लिख देता था। और उसने एक स्टूडेंट के पेट की डेथ का टाइम भी देख लिया था। और अचानक से जुनोसुके कहता है कि जैसा कि मोचिजुकी ने कहा, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। इस समय मुझे दिख रहा है कि ताकासुगी को एक बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। ये वही आत्मा है जिसने आसामी की जान ले ली थी। और तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हमारे टीचर ढंग से पढ़ा भी नहीं रहे हैं और उनकी लैंग्वेज और बिहेवियर एकदम से अलग आदमी की तरह हो गई है। ये सारा काम उसी बुरी आत्मा का है। सभी स्टूडेंट्स भी इस बात से अग्री करते हैं कि पहले जो टीचर शांत रहता था अब वो इतना लाउड हो गया है। उधर ही तेत्सु सारी बातें सुन रहा होता है। वो जान के हैरान होता है कि जुनोसुके को पता है कि वो उसका टीचर नहीं बल्कि कोई और आदमी। जुनोसुके सबसे कहता है कि इस इविल स्पिरिट को लगातार सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं, इसीलिए हम एक एक्सोर्सिज्म करेंगे, लेकिन टीचर की आत्मा जहां पहुंच गई है वहां से वापस लाना उन्हें मुश्किल है, इसलिए हमें एक कठिन कदम उठाना होगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें इविल स्पिरिट के साथ टीचर को भी खत्म करना होगा। इतेत्सु ये सब सुन के जल्दी से वहां निकलने वाला होता है कि उसके हाथ से कॉफी का कैन गिर जाता है। उसकी आवाज से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तब तक इतेत्सु वहां से निकल चुका होता है और जुनोसुके समझ जाता है कि वहां पे कौन आया था। अगले दिन इतेत्सु टेंशन में क्लास ले रहा होता है और सारे स्टूडेंट्स उसको क्लियर इंटेंट से घूर रहे होते हैं, क्योंकि सब ब्रेन वॉश हो चुके थे। फिर शाम को घर जाते टाइम इतेत्सु सतर्क रहता है। वो ये सोचता है कि क्लास ए के स्टूडेंट्स तो ब्रेन वॉश्ड हैं, लेकिन क्लास बी के स्टूडेंट ने कैसे आसामी के भूत को देख लिया। सबका रिएक्शन देख के लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में तानागुची को किसने धक्का दिया होगा। तभी अचानक से एक गमला ऊपर से आकर गिरता है और इतेत्सु बाल बाल बच जाता है। रोड पर सामने उसे जुनोसुके दिखाई देता है। उसे देख के वो समझ जाता है कि उसने फाइनली अटैक करना शुरू कर दिया है। घर पहुंचने पर उसे सातोमी मिलती है, जो हेलो पेजेस डायरेक्टरी से उसका एड्रेस खोज के वहां पहुंच गई थी। वो उससे लास्ट टाइम के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से जुनोसुके ने उन दोनों को पकड़ लिया था और वो इस बार जुनोसुके पे कोई इन्फॉर्मेशन लाई होती है। इतेत्सु उसे घर के अंदर बुला लेता है, जिसपे सातोमी बहुत खुश होती है और बाहर से कोई अननोन स्टूडेंट उन दोनों की फोटो ले लेती है। सातोमी उसे बताती है कि नॉर्थ मुसाशी का एक स्टूडेंट रात में स्कूल गया था और उसने वहाँ कई स्टूडेंट्स को आसमान में हेलीज कॉमेट की पूजा करते हुए देखा था और उसके बाद वो डर के मारे वहाँ से निकल गया था और अगले ही दिन आसामी की डेथ की खबर आई थी। इसके बारे में उसने किसी से कुछ नहीं बोला। इतेत्सु सोचता है कि कल वाला रिचुअल उस रात भी हुआ होगा, लेकिन जुनोसुके ने आसामी को सारी क्लास के सामने मारा कैसे। सातोमी उसे तानीगुची के सुसाइड के बारे में बताती है, जिसपे वो उससे कहता है कि उसका मर्डर हुआ था क्योंकि उसे जुनोसुके के सीक्रेट के बारे में पता था। ये सुन के सातोमी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब लोग उसके पीछे भी पड़ गए होंगे, जिसपे तेत्सु उसे अपने से दूर रहने को कहता है और उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। लेकिन सातोमी मौका देख के उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, क्योंकि उसे कभी कोई ढंग का लड़का नहीं मिला होता है। लेकिन तेत्सु उसे अपने से दूर हटा के उसको समझाता है कि उसको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, जिसपे सातोमी इमोशनल होके उसकी बात मान लेती है।
और इतेत्सु उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए किचन में चला जाता है। सातोमी की नजर अलमारी में रखी जुनोसुके और आसामी की फोटो पर पड़ती है, जिसे वो संभाल कर रख लेती है और इतेत्सु को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है। उधर फ्यूचर में इतेत्सु की बॉडी में ताकासुगी हिडाका से वापस जाने के बारे में पूछता है, तो वो उसको बताता है कि जब तक पास्ट में मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम नहीं जा सकते हो। टीचर इतेत्सु के मोबाइल के भरोसे बैठा होता है, जिसमें वो नॉटी हाई स्कूल गर्ल्स की फोटोज देख रहा होता है। तभी उसके फोन पे इतेत्सु की बहन का मैसेज आता है, जिसको देख के उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो इतेत्सु के घर जाने को बोलता है। हिडाका देखता है कि उसे हाई स्कूल की लड़कियां कितनी पसंद हैं, तो वो उसे रोक लेता है और फिर 1986 की मैगजीन दिखाता है, जिसमें एक ठरकी टीचर ने सुसाइड कर लिया था और वो वही टीचर ताकासुगी था। फिर पास्ट में अगले दिन टीचर के घर की घंटी बजती है, तो जब इतेत्सु चेक करने जाता है तो बाहर उसे जर्नलिस्ट मिलते हैं, जो कहते हैं कि वो वीकली मंडे मैगजीन से हैं। उन्हें किसी ने फोटो दी है जिसमें वो किसी दूसरे स्कूल की लड़की के साथ घर के अंदर जा रहा है। इतेत्सु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, तो वो जर्नलिस्ट उसकी बात नहीं मानते हैं और उसकी क्लास में हुए 2 सुसाइड्स के जिम्मेदार उसको बताते हैं और आसामी के साथ रिलेशन का इल्जाम भी लगाते हैं। इतेत्सु चिल्ला के कहता है कि ये उसका केस है और वो ये जल्दी सॉल्व कर लेगा, और उसके बाद वो दरवाजा बंद करके समझ जाता है कि ये काम जुनोसुके का ही है और वो अपने पास रखी फोटो को खोजता है, लेकिन उसमें सातोमी का एक लेटर मिलता है जिसमें वो सब कुछ संभालने की बात लिख के चली गई होती है। अगले दिन स्कूल के बाहर कई जर्नलिस्ट की भीड़ लग जाती है और स्कूल लाइव न्यूज पे आने लग जाता है, जिसमें रिपोर्टर बताता है कि 2 स्टूडेंट्स की डेथ सस्पिशियस तरीके से हो गई थी, लेकिन रिसेंटली गुप्त सूत्रों से मिली खबर ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि शक की सुई अब क्लास टीचर पे जा रही है और स्टूडेंट्स भी उस पर अश्लीलता का इल्जाम लगा रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट बताती है कि तानीगुची के साथ टीचर छत पे गया था और जुनोसुके बताता है कि आसामी ने उसे बताया था कि टीचर चुपके चुपके उसकी प्राइवेट फोटोज लिया करता था। और उसके बाद इतेत्सु और सातोमी की पिक्चर न्यूज पे आने लग जाती है। ये देखने के बाद सभी टीचर्स इतेत्सु से सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसपे वो कहता है कि ये सब जुनोसुके ने उसे फंसाने के लिए किया है। ये सुन के टीचर्स उसकी बात नहीं मानते हैं और उल्टा उसी पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। उधर फ्यूचर में ताकासुगी अपनी मौत की खबर पढ़ के यकीन नहीं कर पा रहा होता है। हिडाका उसे बताता है कि एक्चुअल में तुम मारे जाओगे और तुम्हारी मौत को सुसाइड का रूप दे दिया जाएगा। ताकासुगी उसका रीजन पूछता है, तो हिडाका बताता है कि जब तुम चुपके से आसामी की फोटो ले रहे थे तो तुमने एक्सीडेंटली जुनोसुके की भी फोटो साथ में ले ली और फिर तुमने उसे ब्लैकमेल करके 2 लाख येन वसूल लिए। फिलहाल ये बात मैगजीन में नहीं लिखी थी, लेकिन गुप्त सूत्रों से मुझे पता चल गया और भले ही तुम अपने टाइम में वापस चले जाओ तो भी तुम्हारे लिए वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। हिडाका उसे एक नाइफ से डराता है और इतेत्सु के वापस न आने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। इधर पास्ट में हम इतेत्सु को कई जर्नलिस्ट से घिरा हुआ देखते हैं। वो अपने आप को घर में बंद करके बैठ जाता है। अगली सुबह वो मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहा होता है और उसके पीछे जुनोसुके उसे देख रहा होता है। अचानक से कोई इतेत्सु को धक्का देने वाला होता है कि तभी वो पलट के उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो इंसान उसकी स्टूडेंट मोचिजुकी थी। वो उसको अपने साथ एक पार्क में ले जाता है। वो बोलता है कि वहाँ पे जुनोसुके था, इसलिए वो सतर्क हो गया था, जिसपे मोचिजुकी कहती है कि इसमें जुनोसुके की कोई गलती नहीं है, ये मैंने अपनी इच्छा से ही किया था। इतेत्सु उसे समझाता है कि तुम चाहे जितना उसे बचा लो, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। और फिर वो उसको आसामी और जुनोसुके की फोटो दिखा के बताता है कि ये दोनों एक पेरेंटल क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे क्योंकि आसामी प्रेग्नेंट थी। ये देख के मोचिजुकी को सदमा लगता है और वो कहती है कि जुनोसुके ने उससे कहा था कि आसामी ही उसके पीछे पड़ी हुई है और एक बार वो रास्ते से हट जाए तो वो दोनों साथ में हो जाएंगे। इतेत्सु उसे समझाता है कि जब जुनोसुके का किसी से कोई काम पूरा हो जाता है तो वो उसको ठिकाने लगा देता है, इसलिए उसे उस रात की घटना की पूरी जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि पूरी क्लास ब्रेन वॉश कैसे हो गई। मोचिजुकी उसे बताती है कि शुरुआत में तो वो रिचुअल एग्जाम्स में पास होने के लिए किया गया था। जुनोसुके ने पूरी क्लास को इनवाइट किया था, पर सिर्फ तानीगुची नहीं आई थी, लेकिन आसामी वहाँ पे थी, जो कि बहुत ही कमजोर और दुखी नजर आ रही थी। और फिर अचानक से आसामी पानी में गिर गई और मदद मांगने लग गई। हम लोग बहुत घबरा गए थे। फिर जुनोसुके ने मुझे उसे बचाने के लिए कहा, तो मैं उसे बचाने के लिए पूल में कूद गई। मैंने जुनोसुके से हेल्प मांगी, लेकिन वो हेल्प करने नहीं आया। फिर उसने कहा कि ये हम में से किसी की गलती नहीं है, बल्कि पूल में ईविल स्पिरिट ने उसे अंदर घसीट लिया और ये घटना हमारे एग्जाम्स पे असर न डाले, इसलिए उसने हमसे झूठ बोलने को कहा कि वो खुद गिर के मर गई और रिचुअल को भी सीक्रेट रखने को बोला। एक्चुअली में उसने खुद को बचाने के लिए हम सबको फंसा दिया था। इतेत्सु समझ जाता है कि तानीगुची को आसामी के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता था, इसीलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया। वो उससे तानीगुची की डेथ के बारे में पूछता है तो मोचिजुकी उसे मना कर देती है कि उसने उसे छत से नहीं ढकेला था। अब इतेत्सु के पास उस फोटो की कॉपी ही बची होती है और उसको तानीगुची के हत्यारे का भी पता लगाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कई लोगों को ब्रेन वॉश कर चुका था
और फ्यूचर में उसकी वाइफ क्योको भी उसका साथ देने वाली थी। फिर इतेत्सु अपने घर पहुंचता है तो वहाँ न्यूज रिपोर्टर उसकी फोटोज ले रहे होते हैं। तभी उसे दरवाजे पर एक लेटर मिलता है जो कि सातोमी का होता है। उसमें वो लिखती है कि उसकी वजह से वो इतना बदनाम हो गया, जिसके लिए वो माफी मांगती है और उसने वो फोटो ले ली है और अब 4th ब्लॉक में एक पुरानी फैक्ट्री में वो ये फोटो जुनोसुके को दे देगी, जिसके बदले में वो उस पर अटैक करना बंद कर देगा। ये पढ़ के इतेत्सु का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पे जुनोसुके उसका इंतजार कर रहा होता है। उसने सातोमी को चेन से एक जलते हुए ड्रम के ऊपर टांग दिया होता है और तभी इतेत्सु को पीछे से एक स्टूडेंट बैट से आकर मार देता है और जब वो अपने होश संभालता है तो वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स हाथ में हथियार लेके उसे घेर लेते हैं। जुनोसुके उन सबसे कहता है कि बुरी आत्मा को निकालने का एक ही तरीका है कि हमें लगातार हमला करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हेलिस कॉमेट से स्पेशल पावर ली है और सिर्फ हम ही ये काम कर सकते हैं। हमें करना ही होगा जिससे भविष्य में आसामी और तानीगुची जैसे और विक्टिम्स ना हो। ये सुनते ही सब लोग उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी तेत्सु एक चम्मच निकाल के उनके सामने रख देता है और कहता है कि अब एक स्पेशल लेक्चर का टाइम आ गया है जिसमें मैं जुनोसुके के झूठ का पर्दाफाश करूंगा। और ये कहते ही वो चम्मच मोड़ देता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि टीचर के पास भी कोई स्पेशल पावर है। तेत्सु उन्हें समझाता है कि ये बस एक लीवर प्रिंसिपल पर बेस्ड एक ट्रिक है, तुम सभी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जुनोसुके सबसे कहता है कि ये इविल स्पिरिट की एक चाल है और ये सब उसके भेजे हुए गुलाम है। और वो आसामी की पूल वाली फोटो दिखा के कहता है कि आसामी भी इनकी गुलाम बन चुकी है और हमें उसे आजाद करना होगा, तभी वो स्वर्ग जा पाएगी। तभी तेत्सु अपनी फोटो निकाल के सबको दिखाता है जिसमें वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं। वो सबको बताता है कि ये बस एक कैमरा ट्रिक है, इसमें असली खेल शटर स्पीड का है। अगर कैमरा शटर की स्पीड अप्रॉक्स 10 सेकंड्स रख दी जाए और सब्जेक्ट वहां से तुरंत हट जाए तो एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है और यही इफेक्ट क्रिएट करके तुमने आसामी को भी बेवकूफ बनाकर अपनी साइड कर लिया था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं तो जुनोसुके कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, मेरी पावर्स रियल हैं, इसलिए मैं टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में पहले ही पता कर चुका था और इसीलिए आज तुम लोग के अच्छे मार्क्स सिर्फ मेरी वजह से आए हैं। इतेत्सु रिप्लाई करता है कि तुम लोगों के दिलों से अच्छे से खेलना जानते हो, इसलिए मोचिजुकी ने एक गलती कर दी। वो ये सोचती थी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी और इसीलिए उसने आसामी को पानी में डुबा दिया। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और इतेत्सु जुनोसुके और आसामी की ढेर सारी कॉपीड फोटोज हवा में उड़ा देता है। इसे सब लोग पकड़कर देखने लग जाते हैं। इतेत्सु कहता है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और तुमने ये बात मोचिजुकी से छुपा के रखी थी और उसको बहका के ये समझा दिया कि अगर आसामी रास्ते से हट जाए तो तुम दोनों साथ हो सकते हो। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं कि उनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया था। जुनोसुके चिल्ला के बोलता है कि ये सब बकवास है और तुम सभी लोग इसमें बराबर के भागीदारी हो, क्योंकि तुम सभी लोगों ने इसे छुपाने में मेरी मदद की है और अगर ये केस बाहर आ जाता है तो तुम सभी लोग का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इविल स्पिरिट को बाहर निकलने ना दें तो तुम सब लोग बच सकते हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक स्टूडेंट कहती है कि मुझे टीचर की बात पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जुनोसुके ने मुझे भी कहा था कि अगर तुम टीचर को सिड्यूस करके सारे क्वेश्चंस का पता कर लोगी तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। अब इतेत्सु गुस्से में आगे बढ़ता है तो जुनोसुके घबरा जाता है और इतेत्सु ड्रम में एक जोरदार लात मारता है और सभी लोग सातोमी को सही सलामत नीचे उतार लेते हैं। सातोमी की हालत बहुत खराब होती है। वो इतेत्सु को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है और अचानक से उसके पेट में वो चाकू मार देती है। ये देख के जुनोसुके तुरंत चिल्लाता है कि अब ये लड़की हमारे एक्सोर्सिज्म की वजह से होश में आ गई है और इस इविल स्पिरिट को सजा दे रही है। यही सही मौका है, हमें पूरी ताकत से इस इविल स्पिरिट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी तेत्सु खड़ा हो जाता है और कहता है कि जुनोसुके की वो अननोन साथी तुम ही थी सातोमी क्योको। सातोमी हैरान होकर उससे पूछती है कि उसे उसके अटैक और उसका पूरा नाम कैसे पता चला। इतेत्सु उसे वही डायरेक्टरी दिखाता है जिसका यूज करके वो उसके घर पहुंच गई थी और वो ये भूल गया था कि कोसाका क्योको का मेडन नेम यानी शादी से पहले का नाम सातोमी था। तुम ही वो लड़की थी जिसने आसामी का भूत बन के फोटो क्लिक करवाई थी और तानीगुची को छत से धक्का दिया था। ये सब सुन के सबके साथ मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुनोसुके सातोमी को पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से टीचर पे अटैक किया था। ये सुन के सातोमी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जुनोसुके उसे बिजली के झटके दे रहा होता है और समझा रहा होता है कि इस फोटो का यूज करके टीचर उससे पैसे निकलवाएगा। सातोमी टीचर को एक अच्छा इंसान बताती है, लेकिन वो ये सुन के उसे और झटके देने लग जाता है और उसे तानीगुची को मारने के लिए उकसाता है। इतेत्सु उसे होश में आने को कहता है और स्ट्रॉन्ग बनने को बोलता है। वो बचपन के बारे में सोचती है जहाँ उसके फादर उसे मारते थे और उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी और जुनोसुके ने ही उसका साथ दिया था। और वो बताती है कि जब वो पहली बार इतेत्सु से मिली थी तो वो भी जुनोसुके का ही प्लान था, लेकिन अब वो उसके चंगुल से बाहर निकलेगी और वो कन्फेस करती है कि उसी ने ही तानीगुची को आसामी बन के छत पे बुलाया था और फिर वहां से धक्का दे दिया था। जुनोसुके देख के पगला जाता है और सातोमी को बुरा भला कहते हुए चाकू उठा लेता है। इतेत्सु उससे पूछता है कि क्या वो अब खुद ही मर्डर करेगा। वो रिप्लाई करता है कि बचपन से ही
ही वो स्पोर्ट्स और स्टडीज में अच्छा था और लड़कियां उस पर मरती थी, इसीलिए उसे लगता था कि सबको कंट्रोल करते रहना चाहिए। लेकिन जब आसामी मरी तो उसे जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने का सुख मिला, इसलिए वो पहले टीचर को मारेगा और फिर बाकी सबसे निपटेगा। फिर ये कह के वो सीधा इतेत्सु पे अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी इतेत्सु एक जोरदार पंच मारकर उसके दांत तोड़ देता है और जुनोसुके दूर जाकर गिरता है। फिर इतेत्सु उसके बाल पकड़कर बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये स्पेशल पावर जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो सब एक झूठ था, बल्कि मैं फ्यूचर से आया हुआ एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम है इतेत्सु गोडाई, और अब से अगर तुमने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो तुम जहाँ रहोगे मैं वहां आके तुम्हें मारूंगा, चाहे जितनी बार मुझे आना पड़े। ये सुन के सातोमी कंफ्यूज हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स दूर होने की वजह से क्लियरली सुन नहीं पाते हैं, और फिर इतेत्सु बाहर छुपे मीडिया रिपोर्टर्स को अंदर बुला लेता है। उन्हें देख के बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया होता है। तो रिपोर्टर उन्हें शांत करता है कि तुम लोग नहीं फंसोगे क्योंकि तुम लोग का ब्रेन वॉश किया गया था, इसलिए वो सारा इल्जाम जुनोसुके पे डाल देगा। इतेत्सु सातोमी से माफी मांगता है क्योंकि वो पहली मीटिंग में उसे पहचान नहीं पाया था, और सातोमी भी उसे थैंक यू बोलती है, और उसके बाद वो वापस फ्यूचर में आ जाता है जहां उसकी बॉडी को हिडाका ने बांध रखा था। और जब वो मैगजीन चेक करते हैं तो उसमें जुनोसुके की फोटो होती है। हिडाका उसे बताता है कि जिस टीचर से उसकी बॉडी स्वैप हुई थी वो एक नंबर का ठरकी आदमी था, इसीलिए उसने उसे बांध के रखा था, और मेरी पावर पे पूरी कंट्रोल ना होने की वजह से तुम बहुत ही पीछे चले गए थे, लेकिन अब तुम्हारी वजह से 2011 में होने वाला मास मर्डर टल गया है और सभी 9 लोगों की जान भी बच गई है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का मर्डर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, जिसका मतलब जुनोसुके वो किलर नहीं था। इतेत्सु वहां से निकल जाता है और सोचता है कि जानबूझ के हिडाका ने उसे टाइम में उतना पीछे भेज दिया था, पता नहीं वो एक्चुअल में क्या चाहता है, कहीं उसे सही में मेरी फैमिली के मर्डर के बारे में तो नहीं पता। अचानक से उसे एक रामेन नूडल्स की शॉप दिखती है जो उसके हिसाब से शायद वहां नहीं थी। वो अंदर नूडल्स खाने चला जाता है। वहां एक दुखी आदमी ओनर से अपनी ब्रेकअप के बारे में बता रहा होता है और वो अपनी जिंदगी से भी थक गया होता है, लेकिन जब भी वो यहाँ नूडल्स खाता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसकी जान बचा ली। ये सुन के वो लेडी रिप्लाई देती है कि वो उसको समझ सकती है क्योंकि वो जो लाइफ जी रही है वो बहुत पहले किसी आदमी की दी हुई है और इसीलिए फिर से शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। ये सुन के इतेत्सु स्माइल करता है और बाहर शॉप पे इतेत्सु रामेन लिखा होता है, और इसी के साथ ये केस यहीं क्लोज हो जाता है।